नमस्कार, सत्यम शुक्ला नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग, देश की कोचिंग। जी हाँ, देश की एकमात्र ऐसी कोचिंग जिसने ठान लिया है देश के हर उस विद्यार्थी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जो पूरे तन और मन से सरकारी नौकरी पाने की राह पर निकल चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम क्या बताने वाले हैं, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो बहुत बेहद जरूरी है जानना, वो ये एडजेक्टिव्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वापस जाए, पहले उसे देख कर तब यहां पर है। और अगर आपने पार्ट 1 देख रखा है तो सिंगल सिलेबल, डबल सिलेबल, ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन सारे शब्दों से वाकिफ हो चुके हो। उस वीडियो में, उस एपिसोड में, पार्ट 1 मैंने जहां पर आपको छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। बातें चल रही थी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आपको बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए आज मैं बगैर देरी किए हुए आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूं। टाइप फर्स्ट, मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। राइट, ये बिल्कुल सही है। सही है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब डबल सलेबल यानी कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं तो उसमें हम मोर या मोस्ट ही लगाते हैं टू फ्रेम दियर डिग्री। वही चीज यहां पर भी हुई है। कंफर्टेबल डबल सलेबल ना, कंफर्ट प्लस एबल, तो इसके साथ क्या लगाया, मोर लगाया, यार नहीं लगाया। और वही चीज यहां पर हुई है कि इंटेलिजेंट डबल सलेबल है, इंटेल प्लस एजेंट, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, मोस्ट लगा दिया। सही है ना, तो ये चीज बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करते हैं, मोर बिगर एंड मोस्ट पुअरेस्ट। अगर मैं आंसर बताऊं आपको सीधे से तो ये है गलत। अब पूछो क्यों गलत है। गलत होने का रीजन ये था यार कि ER लगा है, मतलब कंपैरेटिव बन के तैयार हो चुका है। अब क्या किया गया, यहां पर मोर भी लगा दिया गया, तो ER भी लगा है और मोर भी लगा है। ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी सिचुएशंस को जाना जाता है, ग्रामेटिकल भाषा में मैं बोलूं आपको तो डबल कंपैरेटिव के नाम से। एसएससी वालों बहुत ध्यान से देखते चलो हर एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी डिसाइड होने वाली है इसी कोरोना के महामारी के दौरान। डबल कंपैरेटिव बोलते हैं इसको, और मोस्ट पुअरेस्ट इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डबल सुपरलेटिव। क्यों बोलना है डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव? इतने तो टैलेंटेड हो ही आप लोग कि यार भी लगा और मोर भी लगा, एसटी भी लगा और मोस्ट भी लगा, दोहरापन हो रहा है ना, इसलिए। और हमेशा याद रखो, एक बात अपने मन में गांठ बांध के रख लो कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव ये हमेशा गलत ही होते हैं। ये चीजें हमेशा गलत होती है। मोस्ट बेस्ट नहीं, क्या ही बेस्ट में एसटी लगा है तो मोस्ट का है, तो ये डबल कंपैरेटिव है, डबल सुपरलेटिव है जो अक्सर गलत होते हैं। और टाइप 3 पे आते हैं। मोर वाइज बताओ सही की गलत, आंसर आ रहा होगा क्या, गलत। क्यों गलत? देखिए थोड़ा सा अगर मैं और बात करूं कि मोर वाइज क्या डबल कंपैरेटिव है, अगर मैं आपसे पूछूं मोर वाइज डबल कंपैरेटिव है तो आपका आंसर होगा नहीं सर, डबल कंपैरेटिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डबल कंपैरेटिव तो ये होता है, राइट, मोरवाइजर। लेकिन यहाँ पे तो मोरवाइज लिखा है खाली, है ना, तो क्या है, डबल कंपैरेटिव नहीं है। बट स्टिल ये है गलत। ये गलत इसलिए है क्योंकि वाइज की जो डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, वाइजर। ऐसा नहीं था कि जिसका मन करे ER लगा ले, जिसका मन करे मोर लगा ले। जिसको ER मिला है उसे ER ही लगाना है, वो मोर नहीं लगा सकता। और जिसे मोर मिला है वो क्या लगाएगा, मोर लगाएगा, ER नहीं लगा सकता। तो यही चीज यहां पर हो गई कि भाई वाइज को तो ER मिला था, वाइजर होता है सही टर्म, ओके, लेकिन इसने क्या किया, मोर लगा लिया। तो ऐसा नहीं चलेगा कि जो मन करे आपका वो करते चलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही तो चलोगे भाई। तो इसलिए ये चीज गलत है।
एंड व्हाट अबाउट दिस मोस्ट रिच, द सेम कॉन्सेप्ट, रिच तो ग्रेडेबल है, ग्रेडेबल क्यों है, सिंगल सिलेबल है, सिंगल सिलेबल है तो क्या होगा, रिचेस्ट होगा, इसलिए मोस्ट रिच लिखना कहीं ना कहीं गलत है। तो टाइप 3 कैसा निकला, ये भी गलत। टाइप फर्स्ट राइट, टाइप सेकेंड रॉन्ग एंड टाइप थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। ये तो है एक आम जिंदगी की बात है। अब बात करते हैं मिंटोस जिंदगी की। जब आप आते हो मिंटोस जिंदगी पे तो इसको मोरवाइस को अंडर सर्किल कर लो और यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, आंखें फाड़ के देख लो, एक्सेप्शनली राइट। मतलब है गलत, मैंने बताया आपको गलत है, लेकिन 10% सिचुएशंस ऐसे भी होती हैं जिसमें हम ईआर की जगह पर मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ईआर के साथ साथ मोर का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। वो तो डबल कंपैरेटिव होगा, जिसमें ईआर है आप ईआर ही लगाएं, मोर नहीं लगाएंगे। लेकिन एक अपवाद के तौर पर, भाई लैंग्वेज है तो एक्सेप्शंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे, एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो कमर कस के तैयार हो जाओ। मोर वाइज सही है, एक्सेप्शनली 90% गलत है, लेकिन 10% सही है। अच्छा, जो नीचे वाला लिखा है मोस्ट रिच, उसको मैं एक्सेप्शनल केस नहीं बोल रहा हूं, वो तो गलत है, खाली उसको मैं बोल रहा हूं मोर वाइज को। अब बात करते हैं कि सर कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई गेट इट, कि ये जो मोर वाइज लिखा है ये सही लिखा है या फिर ये गलत लिखा है। तो जब हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं मैं कि ये कब सही होगा और कब गलत। इसके पहले मुझे इसे डस्ट करना है। हाँ जी, बात यहां पर चल रही थी कि मोर वाइज कब सही होता है। मोर वाइज, अच्छा यहां पर एक चीज और बता दूं कि वाइज का मतलब खाली वाइज ना समझे, वाइज का मतलब दुनिया के सारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूं कि जिनमें यार लगता है, हर वो एडजेक्टिव जिसमें यार लगता है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब उसके साथ हम यार ना लगा के मोर लगाते हैं। ये सही होता है एक्सेप्शनली, लेकिन किन परिस्थितियों में सही होता है, तो इन किन परिस्थितियों में सही होता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि ये बात है करीब करीब क्लास 8th की। जब मैं एग्जाम देके घर आता था तो मेरी मम्मी का पहला सवाल यही होता था कि बच्चा 100 नंबर के पेपर में कितने नंबर का करके आए हो। तो मैं कहता था कि मम्मी 100 में 75 का हमने किया है, सही सही। अब मम्मी बड़ी मासूम होती हैं, उन्हें पता नहीं होता था बेचारी को कि इसने 100 में 75 का किया, तो मैं क्या करूं, इसको डांटूं या खुश हो जाऊं, इसकी तारीफ करूं। तो वो अक्सर पूछती थी कि अच्छा तुमने तो 75 का किया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, यही कॉन्सेप्ट है। वो पूछती थी कि ये बता दो मुझको कि सोनू ने कितने का किया। सोनू समझ ही रहे, पड़ोसी का बेटा है मेरा, शर्मा जी का। अब जब कहता था कि सोनू ने किया है 70 का, तब मम्मी मुझ पे खुश है, बहुत खुश है, तारीफ करें, वाह वाह मेरा लल्ला बहुत पढ़ाई कर रहा है आजकल। और जब मैं कह रहा हूं कि सोनू ने किया कितने का, 80 का, वही मम्मी नाराज हो गई कि आजकल तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता, दिन भर मोबाइल में लगा रही हो, इस तरह की बातें करने लगती है यार। तो ये जो तुलना है,
आपकी भी तो तुलना ऐसे ही होती है ना। तो ये जो तुलना है, कंपैरिजन तो करा जाता है, लेकिन मेरे अनुसार ये तुलना सरासर गलत है। आप भी अपने बच्चों, कल आपको शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अपने बच्चों की तुलना ऐसे मत करना। एक लाइन बोली जाती है ना, डोंट कंपेयर, कंपेयर मत करो, कंपेयर करो। क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक आप तुलना नहीं करेंगे, तब तक आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे उसकी श्रेष्ठता का। जब तक आप इस वीडियो की तुलना, मुझे नहीं पता आपने इंग्लिश किससे पढ़ी और कितनी पढ़ी और किस किस से पढ़ी, लेकिन जब तक आप तुलना नहीं करोगे कि यार सत्यम सर का जो कॉन्सेप्ट है और जो उनका कॉन्सेप्ट है XYZ, तभी तो पता चलेगा ना कि सही या गलत। लेकिन अब मैं आज आपको एक ऐसी तुलना बताने वाला हूं जो गलत नहीं होती, जो सही होती है। कैसे? कहा जाता है तुलना करना गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूं तुलना करो। लेकिन कैसे करो? तुलना ऐसे करो कि मेरे 75 नंबर आए मम्मी इस टेस्ट में। आप मेरी तुलना सोनू से मत करो, आप मेरी तुलना किससे करो? मुझसे ही करो। मुझसे कैसे? कि इस टेस्ट में मेरे 75 आए, लेकिन जब इसी सब्जेक्ट का पिछले महीने टेस्ट हुआ था तब मेरे 70 आए थे। सोनू के नहीं, मेरे। या फिर पिछले महीने मेरे 80 आए थे। देखो तुलना हो रही ना। लेकिन इस बार मेरी तुलना किससे हो रही? सोनू से नहीं हो रही, मुझसे ही हो रही है। और अगर पिछली टेस्ट में मेरे 70 आए थे और इस बार 75 आए हैं, तो मैं एक्चुअली इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, सुधार हो रहा है। लेकिन अगर पिछले टेस्ट में मेरे 80 थे और इस बार 75 हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बदतर होती जा रही है। तुलना हो गई, वो सोनू आया भी नहीं। इसको कहते हैं एक्सेप्शनल कंपैरिजन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल कंपैरिजन। आप इस ब्लैक पेन की तुलना करें, लेकिन इस रेड पेन से मत करें। इस ब्लैक पेन की तुलना इस रेड पेन से ना करें, इसी ब्लैक पेन से करें। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल कंपैरिजन। और जब भी कभी ऐसे कंपैरिजन होते हैं दोस्तों, उस केस में जिसके साथ ER लगता है, उसके साथ हम ER ना लगा के क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। वो एडजेक्टिव चाहे ग्रेडेबल हो और चाहे वो एडजेक्टिव हो कैसा? नॉन ग्रेडेबल। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये लॉजिक भी, ये कॉन्सेप्ट कि कब हम ER लगाएंगे और कब हम मोर लगाएंगे। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। का हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से हमें समझना होगा, हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में जिसने सरवाइव कर लिया, इस दौर में जिसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, वही हीरा है, वही आगे निकल के बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन इस दौर में अगर आप भी सिर्फ रो रहे हो, तो यकीन मान लो एक दौर ऐसा भी आएगा जब कोरोना का कोई नाम तक नहीं जानेगा, सब भूल चुके होंगे। लेकिन उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सता रही होगी, यार राजू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उस समय जब बहुत समय मिला था। तब तो तुम पढ़े थे न्यूज़ में, तब तो तुम पढ़े थे मीडिया की सारी न्यूज़ देख रहे थे, सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे कोरोना कितना हुआ उसका स्कोर देख रहे थे। ये दौर आपके लिए नहीं है यार, जिसके लिए होगा वो कर रहे हैं। आपका काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। When two qualities of the same person or a thing are compared, जब एक ही इंसान या एक ही चीज की दो क्वालिटीज की तुलना, एक कंडीशन क्या है? दो इंसानों की तुलना हो, और एक कंडीशन क्या है? एक ही इंसान की तुलना उसकी दो क्वालिटीज से हो। ओके, तो when two qualities of the same person or a thing are compared, comparative degree with ER is not used। उस केस में हम ER ना लगा के क्या करते हैं? मोर विथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है लिया मैंने, A is taller oblique more tall than B
और दूसरा है A is taller oblique more tall than, tall तो यहाँ नहीं लिखूंगा, तो देन ब्रेव। अब इन दोनों एग्जांपल्स को देख लो। इन दोनों एग्जांपल्स में हमें क्या दिख रहा है? इन दोनों एग्जांपल्स में हमें ये दिख रहा है कि पहले एग्जांपल में ए की तुलना हुई है किससे? बी से। और जब ए की तुलना बी से होगी, जब सोनू की तुलना मोनू से होगी, उस केस में जिसमें यार लगता है उसमें यार लगाओ, उसमें मोर नहीं लगाना है। तो अभी क्या सही होगा? अभी ये गलत है और सही होगा दिस वन, ए इज टॉलर देन बी। लेकिन यहां पर ए की तुलना हो रही, लेकिन किससे हो रही? इधर क्या लिखा है? देन के बाद देखो तो क्या लिखा है? ब्रेव। और ब्रेव क्या है? ब्रेव खुद में एक क्वालिटी है। क्वालिटी बोले तो एडजेक्टिव है। इन चीजों को, इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ते चलो, ताकि अगली क्लास में जब मैं इसके ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, नए नए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो लेकर के आऊंगा, जो नहीं पूछे गए, जो पूछे जा सकते हैं उनको लेकर के आऊंगा। तो जब आप कॉन्सेप्चुअली, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से फिट है, तो हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से आप दोगे। लेकिन अगर आप यही नहीं देख रहे हो, एक वीडियो भी मिस कर रहे हो, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रेगुलरिटी बहुत ज्यादा बनने वाली है। तो यहां पर क्या हुआ? ए की तुलना हो रही किससे? खुद ही से। खुद से कैसे हो रही? बी तो यहां नहीं लिखा है, वो तो क्वालिटी है, तो खुद से हो रही। और खुद से हो रही तो अब क्या करोगे? आप ये करोगे, जिसमें यार लगता है उसमें यार न लगा के मोर लगाओगे। ओके, एक और एग्जांपल में लिख रहा हूं कि जैसे मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि सोनू इज वाइजर ऑब्लिक, सोनू इज वाइजर ऑब्लिक मोर वाइज देन। ओके, और आगे क्या लिखा? आगे लिखा रिच। तो अब सोनू की तुलना याद देख लो, मोनू ने लिखा है, सोनू की तुलना हो रही। ये कहना क्या चाहता है कि सोनू रिच है, अमीर है, सोनू वाइज है, बुद्धिमान भी है। लेकिन अगर सोनू की इन दोनों क्वालिटीज में देखा जाए तो सोनू के पास जितना दिमाग है उतना पैसा नहीं है। सोनू के पास जितना दिमाग है उतना पैसा नहीं है, तो है तो सोनू ही सोनू। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वाइजर की जगह पर मोर वाइज हो जाएगा। सोनू इज मोर वाइज देन रिच। ओके, तो आई होप इस एग्जांपल से आप ये सारी बातें, ये सारी बारीकियां बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो आगे की बात करते हैं कि हर एक डिग्री में हमें क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। देखो, हर एक डिग्री ने हमें कुछ एक फॉर्मेट्स दे रखे हैं। हर एक डिग्री ने हमें कुछ एक फॉर्मेट्स दे रखे हैं और हमें उन्हीं फॉर्मेट्स के पैटर्न पर चलते हुए सारे क्वेश्चंस को फिट करना है। कैसे करना है? इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं फॉर्मेट्स, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल्स, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि अच्छा इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री ने जो हमें फॉर्मेट्स दिए हैं वो दिए हैं 3। पहला फॉर्मेट क्या है? एस प्लस पी डी। पी डी का मतलब यहां पर पेन ड्राइव बिल्कुल नहीं निकालना है। पी डी का मतलब क्या है? पी डी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री। तो पहला फॉर्मेट जो हमें दिया गया है वो दिया गया है एस प्लस पी डी प्लस एस। सेकेंड फॉर्मेट हमें दिया गया है जो, अच्छा एक चीज और लिख दूं इसके आगे, इसका सेंस क्या होता है? तो इसका सेंस होता है कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, समानता की तुलना। दूसरा है फॉर्मेट नॉट एस प्लस पी डी प्लस एस, और इसका मीनिंग होगा कंपैरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की तुलना। और तीसरा है फॉर्मेट नॉट सो प्लस पी डी प्लस एस, सेम कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी। तो दोस्तों हमारे पास 3 फॉर्मेट्स हैं पॉजिटिव डिग्री में,
एस पी डी एस, नॉट एस पी डी एस एंड नॉट सो प्लस पी डी प्लस एस। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना कहीं ना कहीं टेम्परेरी काम है यार। आपने वैसा ही माहौल बनाना पड़ेगा जैसा आप क्लासरूम में बैठ कर करते थे। बस उस समय मैं फिजिकली आपके सामने होता था, इस समय मैं वर्चुअली आपके सामने हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है मुझे, उनके फ़ोन आते हैं कि सर हम स्क्रीनशॉट नहीं लेते। मैंने कहा फिर क्या करते हो, दिमाग में छाप लेते हो क्या? बोले नहीं सर, एक बार में थोड़ी हो जाएगा, बार बार तो देखना ही पड़ता है। मैंने कहा फिर? बोले सर मैं नोटबुक लेता हूँ बाकायदा और पेन लेके बैठता हूँ, और फिर जब आप बताते हैं फिर मैं पॉज करता हूँ, पॉज करके जो की पॉइंट्स हैं उसको लिखता चलता हूँ। आपने फॉर्मेट्स बताए, इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखूँगा, ये कॉपी में नोट करूँगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, तुमने तो मुझे एक ऐसी बात बता दी जो शायद मैं अभी तक नहीं बोल पा रहा था, अब बोलूँगा सबको कि यार उनके जैसे बनूँ। ये स्क्रीनशॉट मत लो, कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से पढ़ाई करो, ठीक उसी तरह जिस तरह आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे। कोरोना की वजह से, कोरोना के डर से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अपने घर पे वैसा ही माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो ये 3 फॉर्मेट्स हैं पॉजिटिव डिग्री ने हमें दिए, और इसके साथ साथ हम कैसे इनको फिट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, उसके लिए आप देखिए। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने कैसे लिखा। अभी एग्जाम्पल में बहुत वन लाइनर्स दे रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो 1 लाइनर्स नहीं होंगे, वो 3 लाइनर्स 4 लाइनर्स के क्वेश्चंस होंगे। चलिए एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा ऐसे, ए इज सो टॉल एज बी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सही है या गलत, तो आपने क्या करना है, आपने इन फॉर्मेट्स को देखना है। अगर इस सांचे पे फिट हो रहा है तो सही है, नहीं फिट हो रहा है तो गलत है। तो जब मैंने देखा इन सांचों पे तो क्या लिखा है बीच में, आप देखो, हाँ इतना पैटर्न देखो, सो टॉल एज। तो ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, सो प्लस पी डी प्लस एज। पी डी मतलब पेन ड्राइव नहीं है, फिर से कह रहा हूँ पॉजिटिव डिग्री है, तो सो पी डी एज। अब देखो फॉर्मेट में है क्या सो पी डी एज, आप कहोगे हाँ सर ये दिख रहा है सो पी डी एज। नहीं बच्चे, ये सो नहीं है, ये नॉट सो पी डी एज है। सो पी डी एज दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे, और इस वजह से ये है क्या, गलत। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए गलत है तो सही क्या होगा, तो सही करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है ए इज एज टॉल एज बी, एज पी डी एज। सही है, ये देखो एज पी डी एज। तो अब जा करके जो गलत था वो हो गया सही। अच्छा अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, ए इज एज टॉलर एज बी, फिर गलत। क्यों गलत, क्योंकि इस बार दोनों एज के बीच में क्या आ गया, सी डी। सी डी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री आ गया, लेकिन हमें जब दोनों तरफ एज लगता है तो बीच में पॉजिटिव डिग्री ही चाहिए होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस आर देयर व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, आपको समझना होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये गलत है, ए इज ओके नॉट एज टॉल एज बी, ये चीज सही है गलत। तो आप फॉर्मेट देखेंगे, सांचा देखेंगे, और सांचा क्या कह रहा है, नॉट एज पी डी एस, और नॉट एज पी डी एस बिल्कुल सही लिखा है, तो ये चीज़ क्या है, सही है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं ऐसे कर दूं कि इज नॉट सो टॉल एज बी, अब आप क्या देखोगे, फॉर्मेट देखोगे, और फॉर्मेट है क्या, ये दिखाना, नॉट सो पी डी एस दिख रहा है अच्छी तरीके से, तो ये चीज़ भी क्या है, ये चीज़ भी राइट है, करेक्ट है, सही है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री के फॉर्मेट्स। तो टोटल ये 3 फॉर्मेट्स हैं बच्चों, बस इनको अपने दिमाग में रखना है, और दिमाग में तब तक रखना है जब तक एग्जामिनेशन कोई क्रैक नहीं कर लेते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव डिग्री। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तीनों डिग्रीज की बातें करने वाले हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बातें करने वाले हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के बारे में जो पूरा का पूरा मसला है वो बस यहीं पे होता है खत्म। अब हम आगे आते हैं कंपैरेटिव पे। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में जिस तरह से देख रहे थे ना कि इधर भी एस था, इधर भी एस था, बीच में क्या था, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री एज नहीं लेगा, कंपैरेटिव क्या लेगा, तो यार इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है जो हर कंपैरेटिव पे फिट होता है, वो ये है
इसको अगर मैं लिखूं आपके सामने, और मैंने पहले ही बताया कि स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़ो, प्रॉपर नोटबुक बनाओ और उसमें अपने पेन से लिखते चलो, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स कहीं ना कहीं धूमिल हो ही जाते हैं कुछ समय के बाद। जब आपका मोबाइल बताएगा ना कि स्टोरेज जो है वो इनसफिशियंट है, क्लीन अप करो, आप क्लीन करो दोगे, स्क्रीनशॉट चले जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट भी उड़ चुके होंगे। तो यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, ये पहला पॉइंट है जो हर एडजेक्टिव अगर वो कंपैरेटिव डिग्री का है तो वो इस फॉर्मूले का यूज़ करता ही करता है, इस पॉइंट का यूज़ करता है। कैसे करता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे जब मैं टॉल लिख रहा था पॉजिटिव डिग्री तब तो एज लगा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, कंपैरेटिव, टॉलर। तो जब टॉलर है तो एज नहीं लगाना है, क्या लगाना है, टॉलर देन बी। अब जाकर के चीज़ें सही हैं। वहाँ पर नॉट के लिए अलग से शो दिया गया था, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने नॉट लगाना है तो लगा सकते हो, चाहे पॉजिटिव लिखो चाहे निगेटिव लिखो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव डिग्री इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं करता है। अच्छा, आप जैसे कुछ एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसमें टिक करते चलना सही है या गलत है। ए इज मोस्ट हैंडसम देन बी। एक लिखा मैंने क्या, ए इज बिगर देन बी। एक लिखा मैंने क्या, ए इज सीनियर देन बी। तो अगर हम देखें कंपैरेटिव डिग्री के 4 पॉइंट्स है, इसमें कौन सा सही, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला बताएं सही कि गलत। तो इज मोस्ट हैंडसम देन बी, ये हो गया गलत। क्यों गलत, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट लिखा है, जबकि हमें मोस्ट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, देन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, मोर, है ना। अब ये सही हो गया। तीसरा इज बिगर देन बी, बिगर, राइट, करेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपैरेटिव है तो यार ही लगेगा, तो ये चीज़ सही है। लास्ट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस पॉइंट को लेकर के, इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है। वो ये था कि ए इज सीनियर देन बी। अब यहाँ पर जो एक शब्द आपको दिख रहा है सीनियर, अगर आपने कुछ एक एग्जाम्स दे रखे हैं तो इस शब्द से कहीं ना कहीं पल्ला पड़ा ही होगा आपका कि यार सीनियर का क्या सीन है ना, कि ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है, एक अपवाद वाला शब्द है, और इसी तरह के सीनियर जैसे ज़्यादा नहीं 8-10 शब्द और हैं, और इनका क्या अपवाद है, इसके लिए मैं पहले आपको पूरी वर्ड लिस्ट दे देता हूँ जो आप अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे स्क्रीनशॉट्स के अलावा। वो ये है सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, posterior, superior, inferior, prior, prefer, P-R-E-F-E-R, prior, prefer, प्रिफरेबल और एल्डर। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका एक एक्सेप्शनल केस है और जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। क्या है ये देखें, ये सीनियर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इन सारे शब्दों के साथ एक्सेप्शन क्या है समझिए। फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हैं जो एग्जाम में इन्हीं दोनों पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस इन शब्दों को आपने याद रखना है, रट लेना है। पहला पॉइंट है यूज, सॉरी, पहला पॉइंट ये है देयर डिग्री इज कंपैरेटिव। इन शब्दों की, ये जो भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं बच्चों, देवताओं, ये सारे के सारे वर्ड्स की जो डिग्री है वो कैसी है, वो कंपैरेटिव है। और सेकंड पॉइंट ये है
अब ज़्यादा जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूं, दीज वर्ड्स टेक टू इन प्लेस ऑफ देन। ये ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट कि ये ऐसे शब्द हैं जो देन नहीं लेते। मैंने अभी लिखा था ना पहला पॉइंट कि कंपैरेटिव के बाद देन लगाओ, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो देन नहीं लेते और देन की जगह पर ये क्या लेते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन टू का। तो यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ था फोर्थ एग्जाम्पल, ए इज सीनियर देन बी, इसमें क्या करेंगे अब हम, सीनियर है तो सीनियर के साथ क्या होता है, देन नहीं आता, टू आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज सीनियर टू बी। इसी तरह जैसे एक एग्जांपल और लिखूं मैं कि आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी, तो यहाँ पर शब्द कौन सा आ गया है, प्रीफर, और प्रीफर भी क्या करता है अपने साथ देन ना लेके क्या लेता है, टू लेता है। तो ये हो जाएगा क्या, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, ना कि देन कॉफ़ी। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी पीते पीते आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रखना है। तो ठीक इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री में पहला पॉइंट हमने ये देखा कि देन का प्रयोग करेंगे आप, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स थे, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रीफरेबल एंड एल्डर, जिनके साथ ये कंडीशन आ गई कि भैया इनके साथ देन न लगाएं और क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है जो कई किताबें शायद नहीं क्लियर कर सकती उस कॉन्सेप्ट को, जो 2 मिनट में मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। एक शब्द होता है क्या, एल्डर, और एक वर्ड होता है ओल्डर। इन दो को लेकर के भारत की जनता अक्सर भ्रमित रहती है कि एल्डर कहाँ पर लगाएंगे, ओल्डर कहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट आज ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं। दोनों का मतलब खैर होता है बड़ा, एल्डर का भी ओल्डर का भी, लेकिन अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एल्डर का मीनिंग होता है उम्र में बड़ा। क्या होता है, जो आपसे एज में बड़ा है, और ओल्डर का मतलब होता है, बड़ा तो होता ही होता है, पुराना भी होता है। एल्डर मीन्स उम्र में बड़ा, ओल्डर मीन्स खाली बड़ा या पुराना। अब देखो, आदमी तो पुराना होता नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे जो दादा दादी हैं बहुत पुराने हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, ये तो लॉजिक होगा। तो पुराना जो शब्द है ये हम इस्तेमाल किसके के लिए करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए। तो मतलब जो ओल्डर का इस्तेमाल है वो किसके लिए होगा, पर्सन के साथ साथ में थिंग्स के लिए भी होगा। लेकिन जो एल्डर है इसका इस्तेमाल किसके लिए होगा, इसका इस्तेमाल खाली और खाली इंसानों के लिए होगा, पर्सन्स के लिए होगा, थिंग्स के लिए बिल्कुल नहीं होगा। समझ आ गई बात। तो कभी भी जैसे नॉन लिविंग चीज़ों के लिए पूछा जाए एल्डर या ओल्डर, तो एल्डर पे जाना ही नहीं, वहाँ पे खाली ओल्डर या ओल्डेस्ट पे ही जाना। लेकिन अगर इंसानों की बात करें, क्लैश हो रहा है ना पर्सन एंड पर्सन, तो इंसानों में कहाँ पर एल्डर कहाँ पर ओल्डर लगाना है, तो बस ये ध्यान रखो कि जो घर के सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली, उनके लिए आप एल्डर लगाएंगे, और जो बाहरी लोग हैं जो घर के सदस्य नहीं हैं उसके लिए, उनके लिए आप क्या लगाएंगे, उनके लिए आप ओल्डर लगाएंगे। तो एल्डर और ओल्डर में जो मैंने बताई आपको ये सारे पॉइंट्स, यही है, यही कॉन्सेप्ट है इसका कि कब एल्डर कब ओल्डर। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग से मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल लिखा, राम इज डैश देन हिज फ्रेंड। राम इज डैश देन हिज फ्रेंड, आपने बताना है कि एल्डर भरोगे या फिर ओल्डर। दूसरा हमने लिखा, राम इज डैश देन हिज
ब्रदर। दूसरा क्या लिखा, राम इज डैश देन इज ब्रदर। पहले में क्या लिखा, राम इज डैश देन इज फ्रेंड। और तीसरे में लिखा है राम इज डैश देन लक्ष्मण। अब आपने बताना था इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में कि कब आप किस में ओल्डर भरने वाले हो और किस में आप एल्डर भरने वाले हो। पहले में लिखा है कि राम की तुलना उसके दोस्त से हो रही है, दूसरे में राम की तुलना उसके भाई से हो रही है, और तीसरे पॉइंट में राम की तुलना किससे हो रही, लक्ष्मण से हो रही है। और मैंने बताया कि ओल्डर का इस्तेमाल होगा तो अपने घर वालों के लिए, अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके लिए, एल्डर का इस्तेमाल और ओल्डर का इस्तेमाल होगा जो दूसरे लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उनके लिए। तो चलिए, इनका आंसर मैं अभी न देते हुए आपको बाद में ही आंसर दूंगा। ये आपके लिए एक तरह से असाइनमेंट है। आप इन तीनों ही लाइंस का हमें करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि किस में ओल्डर आएगा, किस में एल्डर आएगा, या कुछ और लॉजिक है, कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो भी आप हमें बताएंगे। ओल्डर और एल्डर के बीच में डिफरेंस क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, और अगले वीडियो में मैं इन तीनों का आंसर आपको जरूर दूंगा। ये था कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, एक और पॉइंट पे आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में ही हम पर बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की ही। कंपैरेटिव डिग्री में अभी तक जो हमने पढ़ा, पहला पॉइंट था कि भैया देन लगा लो, लेकिन कभी कभार टू लगता है। सेकेंड पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री का, सेकेंड पॉइंट, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, जिसको अपन जानते हैं करेक्ट कंपैरिजन के नाम से। करेक्ट कंपैरिजन। करेक्ट कंपैरिजन क्या है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम एग्जाम्पल्स से ही समझ सकते हैं। इन शब्दों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं होता, एग्जाम्पल से ही समझो, बस नाम दिया गया करेक्ट कंपैरिजन। जैसे एग्जाम्पल ये है, पेन ऑफ सोनू इज बेटर देन मोनू। अब आपसे पूछा जा रहा था कि बताएं इसका आंसर क्या होगा, मतलब आंसर मतलब ये लाइन सही है या गलत है। पेन ऑफ सोनू इज बेटर देन मोनू, बताएं। अब एक कंडीशन पे देखिए, हो सकता है आपको ये सही लग रहा हो कि हाँ सर इट इज ओके, इट इज राइट। हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में ही तो कह रहा है कि सोनू का पेन मोनू से अच्छा है। हाँ तो सही बात है, इसमें क्या गलत हो सकता है। लेकिन ये गलत तब हो सकता है जब आप किसी भी चीज़ को बहुत डीपली, बहुत गहराई से जा कर के देखते हैं, तो आपको समझ आती हैं बातें कि नहीं थोड़ा तो यार कहीं ना कहीं डिफरेंस है सही और गलत में। तो एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है सही और गलत में, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं बताता हूं कि इस लाइन में क्या गलत है, कि सोनू का पेन मोनू से बेहतर है। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, किसकी तुलना हो रही और किससे हो रही, बस ये पकड़ना है आपको। सोनू का पेन की तुलना किससे हो रही, मोनू से। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो आपको समझ आ रही होगी कि सोनू की तुलना नहीं हो रही मोनू से, सोनू के पेन की तुलना मोनू से हो रही। और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं इनकरेक्ट होता है। इनकरेक्ट इसलिए होता है कि भाई पेन की तुलना इंसान से कैसे हो गई, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए। भाई मान लो कल को मैंने अब नए शूज़ खरीदे, अब मैं तुमसे आके बोल रहा हूँ कि यार मेरे जूते तुमसे बढ़िया है, तो इसका क्या मतलब होगा, मेरे जूतों की तुलना तुम्हारे मुंह से हो रही, ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए इसको कहा गया करेक्ट कंपैरिजन, कि जिसकी तुलना करो उसी से करो। जैसे मैंने एग्जांपल क्या बोला, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है जहां से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि शर्मा जी का कुत्ता मिश्रा से तेज भौंकता है। अब इस लाइन को ध्यान से देखो कि शर्मा का कुत्ता है और तेज किससे भौंकता है, मिश्रा से। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि एक तरफ शर्मा का कुत्ता भौंक रहा है, एक तरफ मिश्रा भौंक रहे हैं। तो मिश्रा थोड़ी भौंकेंगे, मिश्रा नहीं भौंकेंगे, कौन भौंकेगा, मिश्रा का कुत्ता भौंकेगा। तो हमें क्या कहना है कि शर्मा का कुत्ता नहीं तेज भौंकता, मिश्रा से नहीं तेज भौंकता है, मिश्रा के कुत्ते से तेज भौंकता है। तो ठीक है, ये बात यहाँ पर हुई कि सोनू का पेन मोनू से अच्छा नहीं है, किससे अच्छा है, वो अच्छा है मोनू के पेन से। तो अब हमें इसलिए ये लाइन हो गई
गलत। अब इसको हमें करना है सही, तो हम क्या करेंगे, मोनू की जगह लिख देंगे क्या, मोनू का पेन। तो जो गलती है वो देन तक तो सही है, आगे गलती है। अब आगे गलती तो क्या गलती है, देन मोनू जो लिखा है इसकी जगह मैं लिखूंगा मोनू का पेन। अच्छा, मोनू का पेन लिखने के हमारे पास दो स्टाइल है। एक स्टाइल ये पेन ऑफ मोनू, और एक स्टाइल क्या है, मोनूस पेन। इन दोनों ही लाइंस में हमने लिख दिया मोनू का पेन। तो हमारी वो जो ज़रूरतें थी कि भाई पेन शब्द दोनों तरफ आना चाहिए तभी सही होगा, वो पूरी हुई। और अब जा कर के ये दोनों लाइनें होनी चाहिए क्या, सही। अब जा कर के दोनों लाइनें सही होनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये गलत है। अब आपने कहा सर अब क्यों गलत, पेन तो लिखा ही जाएगा ना, वही तो लिखा, अब क्यों गलत। तो अब ये लाइन क्यों गलत है, इसके लिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ रिलेटेड। ये दोनों लाइनें जो सही होनी चाहिए, स्टिल वाई दे आर रॉन्ग। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, सोनू शुड रेस्पेक्ट सोनूज पेरेंट्स। सोनू शुड रेस्पेक्ट सोनूज पेरेंट्स। अब बताओ ये सही है गलत, गलत है। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है तो आप क्या कहोगे कि सर ये सोनू थोड़ी आएगा, बार बार एक ही शब्द थोड़ी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आएगा हिज पेरेंट्स। सोनू शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ये प्रोनाउन का चैप्टर है, वो कहता है कि एक ही नाउन की एंट्री बार बार एक ही सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए। वी शुड अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द सेम नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सोनू सोनू रिपीट हो रहा था, इसलिए हमें अवॉइड करना पड़ेगा। वही कंडीशन, वही सिचुएशन यहाँ पर है। पेन ऑफ सोनू इज बेटर देन मोनू तो गलत था ही था। आपने क्या कहा कि सर ये होना चाहिए दोनों तरफ पेन, लेकिन अब प्रोनाउन का चैप्टर आ गया और प्रोनाउन के चैप्टर ने क्या कहा कि ये जो एक ही सेंटेंस में पेन शब्द का रिपीटिशन आप अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई दे आर इनकरेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ जुगाड़ ढूंढना है, जैसे ये सही किया है। तो अब वो जुगाड़ क्या है, बहुत ही आसान है। यहां पर जो लिखा था पेन ऑफ मोनू, इसकी जगह पर अब मैं जैसे यहाँ पे नहीं था सोनू था तो मैंने हिज लिखा था प्रोनाउन, तो इसी तरह मैं एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। ये क्या होगा, दैट ऑफ मोनू। तो जो पेन है उसकी जगह किसने ले ली, दैट ने। ओके, और अब ये फाइनली बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दैट क्या है, प्रोनाउन है, दैट का काम यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक इसी तरह से मोनूस पेन था, अपोस्ट्रोफ ईएस इस सिंबल को कहते हैं। अपोस्ट्रोफ ईएस एक ऐसा भी काम कर सकता है कि इसके बाद आप फुल स्टॉप रख सकते हो, वो अंडरस्टूड होता है। और अब ये लाइन बिल्कुल सही है। तो इस अपोस्ट्रोफ ईएस वाले केस में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, और पेन ऑफ वाले केस में क्या करेंगे, दैट ऑफ लिखेंगे। जब आप इतना समझ लेते हैं तो समझो आप काफ़ी हद तक एडजेक्टिव के चैप्टर की गहराइयों तक आप पहुंच चुके हैं, उसको आप समझ रहे हैं। एंड बिलीव मी, आज के दौर में जिसने इन सारी चीज़ों को समझा है वही एग्ज़ाम क्रैक करने के काबिल है, लायक है। और जब आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तभी आपको नौकरी मिल सकती है। इस फेज़ में, पेंडेमिक के इस फेज़ में मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट्स की कॉल आती रहती हैं। एक स्टूडेंट है जो अक्सर रोया करता है कोरोना के चक्कर में, उसका कहना होता है कि सर पूरी पढ़ाई लिखाई तहस नहस हो चुकी है। लेकिन वहीं एट द सेम टाइम एक और स्टूडेंट है जो बहुत खुश है कोरोना के ही चक्कर में, उसका कहना है कि सर पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी जा रही, मतलब देयर वर प्लेंटी ऑफ चैप्टर्स जिनके हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते थे क्योंकि समय कम होता था, डेली एक नया चैप्टर सीख के आते थे। आज सर मैंने बैठ के इन पिछले कुछ महीनों में हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को भली भांति समझा है, और जितना आपने पढ़ाया था उस पढ़ाई हुई चीज़ों पे जो क्वेश्चंस कराए थे उनको काफ़ी आगे तक लेके जा चुका हूँ मैं।
तो यार कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये लिखा है, अब कोई इसे, जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो इसे क्या पढ़ रहा है, बोल रहा है 6, और जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो इसे बोल रहा है 9। तो बात तो वही है ना कि आपके सामने चीज़ें हैं, उसको चाहे आप पॉजिटिवली लें चाहे नेगेटिवली, आपके सामने सिचुएशंस वही है, 6 और 9 का फ़र्क है। कोई उसे सही से यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। करियर टाइम भी अगर चाहती तो उन सारी कोचिंग्स की तरह आराम से बैठी रह सकती थी कि जब कोरोना ख़त्म होगा, जब सरकार दिशा निर्देश दे देगी तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने खुद बोला है कि आपदा को अवसर में बदलें। एक ऐसी आपदा है जिसमें आप एज ए स्टूडेंट, हम एज ए टीचर, हमें इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और इसी वजह से हम लगातार लगे हुए हैं, लगातार हमारा पूरा डेडिकेशन चल रहा है कि हम उन बच्चों को सरकारी नौकरी की मंजिल तक पहुंचा सकें, निःशुल्क भाव से, निःशुल्क रूप से पहुंचा सकें, ताकि कल को कोई उनसे ये ना कह सके कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था इसलिए तुम सफल नहीं हुए। तो हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव्स की, जहां पर हमने देखा कि दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं या अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। अब एक काम और करते हैं कि जो लिखा था पेन ऑफ सोनू, इसकी जगह पेन्स करते हैं। जब सिंगुलर नाउन का कंपैरिजन करोगे तो ऐसे ऐसी कहानी चलेगी, लेकिन अगर प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा, इसकी आप तुलना करेंगे तो लाइन कैसे चलेगी। पेन्स ऑफ सोनू, तो पहली चीज़ क्या हो जाएगा, आर बेटर देन मोनू तो गलत था ही था, यहाँ पे क्या करते, पेन्स ऑफ मोनू लिखते या फिर मोनूज पेन्स लिखते। लेकिन प्रोनाउन के चैप्टर की वजह से फिर ये गलत हो जाते, क्योंकि वो कहता है बार बार एक ही शब्द मत लाओ, तो आप फिर से यहीं तो आते। अब जब यहाँ पर आओगे तो क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। चेंज नंबर 1, जो ये दैट लगता था, जो ये दैट लगता था, इसकी जगह पर लगेगा क्या, इसकी जगह पर लगेगा दोज। दैट ऑफ हम लगाते हैं जब सिंगुलर नाउन की तुलना हो रही होती है, और दोज ऑफ हम लगाते हैं जब प्लूरल नाउन की तुलना हो रही होती है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन की तुलना हुई इसलिए दोज ऑफ लगाया। अच्छा, इस वाले पैटर्न में क्या था, इस वाले पैटर्न में चूंकि वो शब्द आया ही नहीं, वो वर्ड आया ही नहीं, तो अब वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो अभी भी वैसे का वैसा सही है। मतलब जब हम अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो ये जो नाउन है ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब सही होता है। लेकिन जब हम दैट ऑफ लगाते हैं तो सिंगुलर के केस में और प्लूरल के केस में क्या लगाओगे, तब आप लगाओगे दोज ऑफ, दैट की जगह पर दोज कर देना बस। सो दिस इज ऑल अबाउट करेक्ट कंपैरिजन। अभी मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस की तो बाकायदा एक क्लास होगी जिसमें अपन क्वेश्चंस की नदियाँ बहा देंगे, झड़ियाँ लगा देंगे। अभी बस कॉन्सेप्ट समझते चलो, थ्योरी समझते चलो। तो ये था हमारा करेक्ट कंपैरिजन। और अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो शायद कंपैरेटिव डिग्री का हमारा लास्ट पॉइंट है। इसको जाना जाता है किस नाम से, इसको जाना जाता है प्रॉपर कंपैरिजन के नाम से। अबे फिर से प्रॉपर कंपैरिजन क्या है आप कैसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हो। मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो करेक्ट कंपैरिजन मैंने समझाया, करेक्ट कंपैरिजन से नहीं समझ आ रहा था। जब मैंने उसका एक सटीक उदाहरण दिया तब आपको समझ आ गया। तो इसी तरह प्रॉपर कंपैरिजन क्या है, नाम से नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि एक लाइन मैंने लिखी, मान लो कि क्या लिखी, एन एलिफेंट इज stronger than all animals in the forest. An elephant is stronger than all animals in the forest. हिंदी में बात करें तो हिंदी में मैं क्या कहना चाहता हूँ,
हिंदी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हाथी जंगल के सारे जानवरों से ज़्यादा ताकतवर होता है। अब इस सेंटेंस में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्या गलत लिखा है इस पूरे सेंटेंस में। कैन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स, बताएं क्या गलत है। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, मैंने पूछा क्या गलत है। एक लड़की ने कहा कि हाँ सर गलती पता चल गई। मैंने कहा क्या? बोली कि इसमें ये जो एलिफेंट लिखा है ये गलत है। मैंने कहा क्यों? बोली वहाँ पे लायन लिखना चाहिए, क्योंकि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हाथी थोड़ी होता है, शेर होता है। तो इस तरह की भावनाएं भी आती रहती हैं क्लासेस में, जो ऑफलाइन में आती हैं। तो ऑनलाइन में आप कमेंट्स के थ्रू अपनी भावनाएं भी जाहिर कर सकते हैं कि एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट में क्या गलत है। चलिए आते हैं आंसर पे। इसमें दो गलतियां, मतलब दो तरह से हम गलतियां साबित कर सकते हैं, दो तरह से। सबसे पहली गलती मैं बताऊं तो सबसे पहली गलती जो है वो ग्रामर पर बेस्ड है। ग्रामर पर बेस्ड कैसे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो ब्लैक पेन है रेड पेन से, बताओ क्या है, बेटर है या बेस्ट? तो आंसर क्या आएगा? बेटर है। क्यों? क्योंकि दो में बेस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मार्केट में तीसरा पेन आ जाए, चौथा पेन आ जाए, अब मैं बोलना चाहता हूं कि ये वाला जो पेन है ये इन सब में, तो क्या बोलूँगा, बेटर या बेस्ट? इन सब में तो अब बोलना पड़ेगा बेस्ट। ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियो में पहले से ही समझ रखी है कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कितने के लिए होता है? कंपैरेटिव का इस्तेमाल होता है दो के लिए, और जैसे ही दो से ज़्यादा हुई वो चीज़ें क्या बनती हैं? सुपरलेटिव बन जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कौन सी डिग्री है? आप देखें ER लगा है, मतलब कि कंपैरेटिव, राइट। और तुलना एलिफेंट की हो रही है, ठीक है, किससे हो रही है? ऑल एनिमल्स। अब ऑल एनिमल्स का मतलब यही हो गया सारे जानवर, और जब सारे जानवर तो मतलब इस पूरे सेंटेंस में जो तुलना हो रही है वो जाहिर सी बात है दो से ज़्यादा की हो रही है। लेकिन कंपैरेटिव का काम खाली दो तक होता है, दो से ज़्यादा के लिए कभी नहीं होता। तो अब यहाँ पर दिक्कत हो गई। दिक्कत किसकी हो गई? डिग्री वाली, कि भाई आप अब अगर लिखा होता, यही एग्जाम्पल लिखा होता कि एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन, अब देन के आगे ऑल एनिमल्स ना लिखा होता, देन के आगे क्या लिखा होता? देन के आगे लिखा होता देन अ टाइगर, देन अ हॉर्स, देन अ मंकी, देन अ डंकी। अगर एक एनिमल ले लेते तो सही था, लेकिन चूंकि आप सारे जानवरों की बात कर रहे हैं इसलिए ये गलत है। अब ये गलत है तो इसका सही वर्जन क्या बनेगा? सही वर्जन वही बन सकता है कि भाई जो कंपैरेटिव है दो से ज़्यादा पे कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में? इसको आप कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। अब जब सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो यही एग्जाम्पल में क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चेंजेस ये होंगे, एन एलिफेंट इज, यहाँ तक सेम लाइन रहेगी, बस ये स्ट्रॉन्गर जो है इसका सुपरलेटिव बना लो, और सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव इसका बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। अच्छा, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो एक चीज़ और कहती है। उसका ये कहना था कि भैया हमें जब भी कभी आप लिखेंगे तो हमारे पहले हमेशा डेफिनिट आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री तो डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? डेफिनिट आर्टिकल में एक ही शब्द होता है द, तो स्ट्रॉन्गेस्ट के पहले क्या लिख दोगे? द। तो पहला दो चेंज होंगे। पहला चेंज जब आप ER की जगह EST लगाओगे तो द लगा देना, और दूसरा चेंज ये है कि हम जब भी कभी देन का प्रयोग करते हैं उस केस में डिग्री कंपैरेटिव ही चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपने सुपरलेटिव कर रखा है तो अब देन तो नहीं चलेगा। तो देन की जगह पर जो शब्द आता है, जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या होता है? वो ऑफ या फिर अमंग। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बोल सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग भी बोल सकते हैं। आगे की लाइन सेम रहेगी, ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ये सही है। तो कंपैरेटिव से जब भी कभी आप सुपरलेटिव में चेंज करोगे, चेंज क्यों करोगे? क्योंकि दो से ज़्यादा है, और इसलिए क्या क्या करना है? सुपरलेटिव के पहले द लगाना है, ER की जगह EST लगाना है, और दूसरा चेंज देन की जगह पर ऑफ या अमंग लगाना है। ये बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं
ये उसी तरह की शक्तिमान वाली बातें हैं जो आपको याद आ रहा होगा कि भाई बड़े छोटे छोटे से माइन्यूट से पॉइंट्स हैं, और इन्हीं माइन्यूट से पॉइंट्स से आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेता है एसएससी का बोर्ड। तो बहुत ही बारीकी से हमें समझना है इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों को। मैं कह रहा था कि इस लाइन को दो तरह से सही कर सकते हैं। पहला तरीका आपको पता चल चुका है, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदल दो। अब मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? प्रॉपर कंपैरिजन ने खुद को थोड़ा सा अपडेट करा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं तो अक्सर वो अपडेशन मांगते रहते हैं। प्रॉपर कंपैरिजन ने खुद को थोड़ा सा अपडेट किया, और अपडेट करके इसने अपना एक और नाम बताया जनता को। और वो नाम क्या बताया? वो नाम बताया था वन टू ग्रुप कंपैरिजन। इसका कहना था प्रॉपर कंपैरिजन का कि मैं एक सुविधा आपको ये भी देता हूँ कि आप एक की तुलना पूरे ग्रुप से कर सकते हैं। इसको थोड़ा और एग्जाम्पल को थोड़ा और डिटेलिंग में समझना है अगर आपको, तो कुछ यूँ समझिए कि एक क्लास है जिसमें ABCD नाम के स्टूडेंट्स हैं Z तक। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स हो गए 26। अब जाहिर सी बात है A की तुलना B से करूंगा तो A B से क्या है? बेटर है। B C से बेटर है, C D से बेटर है। A की तुलना सब में करूंगा तो बेस्ट है। एक आम तौर पर तो हम यही कहते हैं, लेकिन अब इसमें एक और आप क्रिटिकली इसको ऑब्जर्व करें, वन टू ग्रुप कंपैरिजन। इसमें क्या किया हमने? A की तुलना करी। A की तुलना करी किससे? इस पूरे ग्रुप से, पूरी क्लास से, यानी कि सारे स्टूडेंट्स से। इस क्लास के सारे स्टूडेंट से तुलना किसकी कर रही? A की तुलना कर रही। बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। तो अभी एक तो A है और इधर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन इनको एक ग्रुप का नाम दिया जाएगा या एक यूनिट का नाम दिया जाएगा, और इसको कहेंगे वन टू ग्रुप कंपैरिजन। और ऐसी सिचुएशंस में जो हम बीच में शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या करेंगे? बेटर, ना कि बेस्ट। क्योंकि वन टू ग्रुप, अब इसमें लेकिन ये था कि सुपरलेटिव कहता था भाई दो से ज़्यादा है तो सुपरलेटिव, यहाँ दो से ज़्यादा कंपैरेटिव क्यों? तो इसका जवाब इसने प्रॉपर कंपैरिजन ने ये दिया कि एक ये है और ये भी एक ग्रुप हमने माना, तो अभी भी तो दो ही हुए, और जब दो हैं तो डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव आएगी, इसलिए बेटर सही है। ओके, लेकिन अभी भी असली मुद्दे पे हम नहीं पहुंचा। असली मुद्दा ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर उपस्थित, इस ग्रुप में उपस्थित स्टूडेंट की संख्या बताओ। एक क्लास में टोटल 26 बच्चे थे, ABCD से लेकर के Z तक, तो बताओ यहाँ कितने बच्चे हैं? सारे स्टूडेंट का मतलब 26, लेकिन A तो बाहर है ना। अब अगर A बाहर है तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 26 नहीं है, कितने हैं? 25 होने चाहिए, 25। लेकिन जब तक आप बोलोगे सारे स्टूडेंट्स ऑल, तब तक ये 25 नहीं, तब तक ये मानेगा 26। तो अब ये कहानी यहाँ पर आकर के ख़त्म हुई कि ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि A की तुलना सारे स्टूडेंट से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट में तो एक खुद उपस्थित होगा। आपने उधर 25 करना है, 26 का 25 कर दो, सही हो जाए। एक हाथी, इसको हिंदी में समझे, एक हाथी जंगल के सारे जानवरों से ज़्यादा ताकतवर होता है? नहीं। हिंदी में क्यों गलत है? एक बार को आप डिग्री वगैरह भूल जाओ, हिंदी में क्यों गलत है? सारे जानवरों में तो हाथी खुद भी है ना, तो क्या हाथी खुद से ज़्यादा ताकतवर होता है? इस क्लास के सारे स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड है? नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट में तो एक खुद भी है ना, तो क्या खुद से ज़्यादा टैलेंटेड है? तो अब हमें इस 26 को 25 करने के लिए, 26 को 25 करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक शब्द लगाना पड़ेगा, बाकी। जब तक आप बोलोगे सारे तब तक नहीं मानेगा वो,
जब आप बोल दोगे बाकी सारे मान जाएगा। और अब चूंकि इंग्लिश का पेपर है तो बाकी तो लिखोगे नहीं कि BAKI व्हाट्सएप लैंग्वेज पे लिख दिया, ये भी नहीं करोगे। तो उसके लिए शब्द बाकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अदर। उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे क्या? अदर। तो इस सेंटेंस को एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, इसको हम सही कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, देन ऑल अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और जैसे ही आपने अदर लगा दिया, ये ग्रुप बन गया। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्गर शब्द का लिखा जाना बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से कंपैरेटिव में रहते हुए भी हम सही कर सकते हैं, बशर्ते कि अदर शब्द का इस्तेमाल करें। तो देखिए, एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एनिमल्स, एक ये सही है। और या फिर ये अदर वाला बवाल नहीं करना है तो सुपरलेटिव पे चले जाओ, बात ही खत्म हो गई थी। वहाँ पे तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपने कर लिया, वहीं पे बात सही हो गई। अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात इस पॉइंट में ये है, जो क्वेश्चंस अक्सर मैंने पाए हैं एग्जामिनेशंस में, वो ऐसे पाए हैं कि सेंटेंस क्या आ गया? एन एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और यहीं पर ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अदर का इस्तेमाल तब करना है जब डिग्री कैसी हो? कंपैरेटिव हो। लेकिन यहाँ पर तो सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव है तो अदर का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करोगे। कंपैरेटिव है तो अदर लगा लो, सुपरलेटिव है तो अदर मत लगाओ। यही सारी बातें होती हैं कंपैरेटिव डिग्री के केस में, और यहीं से सुपरलेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक दो पॉइंट्स जो लिखे हैं वो मैं आपको इसको हटा के वो मैं पॉइंट्स आपको लिख के बता रहा हूँ कि किस तरह से सुपरलेटिव डिग्री काम करती है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैंने कहा कि कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको जानना है। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, और इनमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव पढ़ रहे थे तो ऑटोमेटिकली इनसे गो थ्रू हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? नेवर यूज देन इन सुपरलेटिव डिग्री। सही बात है। सुपरलेटिव में देन कहाँ लगता है? इन लगता है, या सॉरी ऑफ लगता है, या अमंग लगता है। ओके। दूसरा है नेवर यूज अदर इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में अदर भी नहीं लगता, अभी मैंने तुरंत आपको बताया था। और तीसरा है ऑलवेज यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री जब आती है तो उसके पहले द का इस्तेमाल होता है। और यहीं पर एडजेक्टिव के चैप्टर की पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों डिग्रीज होती हैं समाप्त। इनका होता है द एंड। तो एडजेक्टिव के बारे में जो डिग्रीज वाला पार्ट था, हम देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एडजेक्टिव में सिर्फ डिग्रीज हैं। एडजेक्टिव्स में और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा फ्यू द फ्यू वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेटर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अभी हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हाँ इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जितना डिग्री वाला पार्ट है वो आप बोल सकते हैं कि यहीं पर होता है समाप्त, यहीं पर होता है ख़त्म। तो आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त हो रहा है। विदाई का समय हो गया है। एक उम्मीद है मन में कि करियर टाइम की जो भी क्लासेस दी जा रही हैं आप लापरवाही नहीं कर रहे हैं, आप उन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। आपके ऊपर इस समय आपके माँ बाप की उम्मीदों का एक बोझ लदा हुआ है जिसे आपने उतारना है। और इस महामारी के दौर में जब हम प्रयासरत हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम निकले, तो आप क्यों नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।